आज के इस विश्लेषण में हम सीधे उस दुनिया में उतरेंगे जहां हाई स्टेक्स कॉर्पोरेट टेकओवर की बेरहम लड़ाई चल रही है। एक ऐसी कहानी जहां पैसे और पावर का टकराव एक आर्टिस्ट के सबसे अंधेरे और गहरे बलिदान से होता है। ये द कैनवस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट के चैप्टर 11 की गहराइयां हैं। और सच कहूं तो ये लड़ाई सिर्फ पैसों की नहीं है, ये जज्बातों, सदमे और आखिरी उम्मीद की एक ऐसी दास्तान है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। तो चलिए इसमें डाइव इन करते हैं। 72 ये कोई आम नंबर नहीं है दोस्तों, ये लिटरली एक टिकिंग टाइम बॉम्ब है। ये एक रूथलेस वल्चर कैपिटलिस्ट रिचर्ड वुल्फ का मेहरा ग्रुप को दिया गया 72 घंटे का आखिरी अल्टीमेटम है। सोचिए, सिर्फ 3 दिन, एक उम्र भर की मेहनत और एक पूरे एम्पायर को बचाने के लिए। एक ऐसा वक्त जहां हर गुजरता सेकंड उन्हें हार के और करीब ले जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये खतरा अचानक सामने नहीं आया, ये बेहद खामोशी से आगे बढ़ा था। वल्चर कैपिटल की साइलेंट बाइंग स्ट्रैटेजी कुछ इस तरह थी। पहले चुपचाप 18%, फिर दबे पांव 23%। जब तक खतरे की घंटी 29% पर बजती तब तक देर हो चुकी थी। अचानक से जब मेहरा ग्रुप को होश आता है तो दुश्मन के पास 35% शेयर्स आ चुके थे। ये एक क्रीपिंग थ्रेट था जो बिना आवाज किए मेहरा ग्रुप को अंदर ही अंदर निगल रहा था। और अगर रिचर्ड वुल्फ का ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो वो बेहद खतरनाक है। पिछले ही साल इस इंसान ने 3 फैमिली बिजनेसेस को पूरी तरह निगल कर बेच दिया था। अब उस भेड़िए जैसी मुस्कुराहट के साथ बोर्ड मीटिंग में उसने अपनी ब्रूटल डिमांड सामने रख दी। हॉस्टाइल टेकओवर के लिए उसे बस 16% और चाहिए था। उसकी शर्त बिल्कुल क्लियर थी, या तो अपनी गैलरी 200 करोड़ में दे दो, वरना वो कंपनी को पूरी तरह तोड़ कर रख देगा। यहाँ पर हमें 2 बिल्कुल अलग नज़ारियों का टकराव देखने को मिलता है। एक तरफ वुल्फ का ठंडा कैलकुलेटेड मैट्रिक है जहां वो कहता है इमोशनल बिजनेसेस प्रॉफिट नहीं देते, उसके लिए सिर्फ बैलेंस शीट और नंबर्स मैटर करते हैं। पर दूसरी तरफ अनन्या का पैशन और उसकी डेस्परेशन है। घर बचाने के लिए लोग छत भी बेच देते हैं। ये कोई मूवी का डायलॉग नहीं है, ये उसकी डिवोशन और इस लड़ाई में आखिरी तक खड़े रहने की जिद का सबसे बड़ा प्रूफ है। तो अब सवाल ये था कि इस रूथलेस टेकओवर को रोका कैसे जाए। 200 करोड़। अनन्या ने एक बेहद बोल्ड और रिस्की काउंटर मूव प्लान किया। उसके पास लंदन बीएनएल का एक इनविटेशन था और वो जानती थी कि वहां अगर वो जीत जाए तो उसकी एक पेंटिंग की कीमत 20 करोड़ तक जा सकती है। इसीलिए उसने ये फैसला किया कि वो अपने पिछले 7 साल की मेहनत, अपनी सारी 23 पेंटिंग्स को ऑक्शन कर देगी ताकि किसी भी तरह ये 200 करोड़ जुटाए जा सकें। तूने मेरे लिए 80 करोड़ दाव पर लगाए थे अरव, अब मेरी बारी। ध्यान दीजिएगा इस लाइन पर। इस फैसले के पीछे कोई बिजनेस लॉजिक नहीं, बल्कि एक बहुत ही गहरा रेसिप्रोकल डिवोशन है। एक वक्त था जब अरव ने बिना सोचे समझे बड़ा रिस्क लिया था, और अब उस कर्ज को चुकाने और मेहरा फैमिली को बचाने के लिए अनन्या अपनी वजूद तक को नीलाम करने जा रही है। यहाँ से कहानी में एक नया, थोड़ा डार्क और पोएटिक टर्न आता है। अंधेरा और एक कलाकार का बलिदान। राख से आसमान, अधूरी आंखें, द बर्न्ड 5 मिनट। ये सब सिर्फ बेचने के लिए लिक्विड एसेट्स नहीं है। इस फास्ट पेस्ड कॉर्पोरेट वॉर के बीच में एक कलाकार का इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट कितना गहरा हो सकता है, ये उसका उदाहरण है। ये कैनवसेस फिजिकल मैनिफेस्टेशंस हैं अनन्या के बचपन के, उसके ट्रॉमा के, और सीधे शब्दों में कहूं तो उसकी रूह के। जब इनको बेचने का फैसला होता है तो वो सिर्फ आर्ट नहीं बेच रही, वो अपने अंधेरे और अपनी राख को बाजार में रख रही है। जरा उस आखिरी रात की उस हॉन्टिंग तस्वीर को इमेजिन कीजिए। गैलरी में बिल्कुल अकेले, कांपती हुई उंगलियों से वो अपनी 7 साल की एगनी और यादों को आखिरी बार छू रही है। हर कैनवस पर उन कांपती हुई उंगलियों के निशान उसकी पीड़ा को बयान कर रहे हैं। और अरव लाचार सा दरवाजे पर खड़ा है। वो अंदर आने की और अपनी पत्नी को उसकी सबसे कीमती चीज से अलग होते हुए देखने की हिम्मत तक नहीं जुटा पा रहा। और फिर अगली सुबह जब सोथबीज मुंबई के ट्रक्स इस 7 साल की मेहनत को लोड कर रहे होते हैं तो मीडिया की हेडलाइंस पढ़ने वाली होती हैं, लव और मनी, आर्टिस्ट अनन्या शर्मा ऑक्शंस हर सोल टू सेव मेहरा एम्पायर। बाहर की दुनिया और मीडिया के लिए ये बस एक सेंसेशनल हेडलाइन है, एक गॉसिप। पर उन ट्रक्स में एक्चुअली जो जा रहा है वो एक कलाकार की आत्मा का सौदा है। लेकिन क्या वुल्फ इतनी आसानी से हार मानने वाला था? बिल्कुल नहीं। यहां से शुरू होती है उसके कैलकुलेटेड काउंटर मूव की तैयारी, एक चेकमेट की तैयारी। ऑक्शन से ठीक एक दिन पहले एक नया नंबर पूरे परिवार की उम्मीदों को तोड़ के रख देता है। 51। वुल्फ का फोन आता है और वो बेहद आराम से कैजुअली कहता है कि उसको मेहरा ग्रुप के 51% शेयर्स अगले ही दिन मिल जाएंगे।
ये वो एग्जैक्ट मोमेंट है जब आरव का चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ जाता है, क्योंकि किसी ने इस लेवल की उम्मीद ही नहीं की थी। ये वुल्फ का एक ब्रूटल चेकमेट मूव था। उसका प्लान बेहद सिनिकल और बेरहम था। वो बताता है कि जब अनानिया की पेंटिंग्स बिकेंगी तो उस ऑक्शन से आने वाले ब्लड मनी को वो खुद यूज करेगा बाकी के शेयर्स खरीदने के लिए। यानी खून और आंसुओं से आई हुई इस लाइफलाइन से वुल्फ एक्चुअली उन्हीं की चिता जलाने वाला था। ये टोटली एक रूथलेस कोल्ड ब्लडेड कॉर्पोरेट स्ट्राइक थी। पर अनन्या ने हार नहीं मानी। यहाँ से वो अपने नैरेटिव को वेपनाइज करती है। वो एक लाचार शिकार से मास्टर टैक्टिशियन बन जाती है। अगर आप इस बैटलफील्ड को देखें तो रिचर्ड वुल्फ के लिए टैक्टिक थी फाइनेंशियल टेकओवर, वेपन था ऑक्शन कैपिटल और गोल था सीधा सीधा 51% शेयर्स। पर अनन्या इन स्टैंडर्ड मैट्रिक्स को पूरी तरह बाईपास कर देती है। उसकी टैक्टिक नैरेटिव वॉरफेयर बन जाती है। उसका वेपन उसके 7 साल का ट्रॉमा है और उसका अल्टीमेट गोल है एक ऐसी स्टोरी क्रिएट करना जिसकी वैल्यू किसी बैलेंस शीट से बहुत बड़ी हो। और यही उस लड़ाई का सबसे क्रूशियल टर्निंग पॉइंट है। मैं पेंटिंग्स नहीं बेच रही, मैं कहानी बेच रही हूँ। अनन्या ये बहुत अच्छे से समझ जाती है कि वो वुल्फ से नंबर्स की गेम तो नहीं जीत सकती, पर इमोशंस और कहानी की गेम उसकी अपनी है। और कहानी हमेशा उसकी सबसे ताकतवर होती है जिसने उसे एक्चुअली जिया हो, झेला हो। तो आखिर में अनन्या का फाइनल स्ट्राइक कुछ इस तरह अनफोल्ड होता है। पहला, उस इमोशनल टोल को पूरी तरह अब्सॉर्ब करना, उस दर्द को पीना। दूसरा, इस पूरे ऑक्शन को एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के बजाय एक कंपेलिंग नैरेटिव में बदल देना। और तीसरा और सबसे जरूरी, सिर्फ रंगों से नहीं बल्कि राख से वार करना। वो हाथ में उस जली हुई 5 मिनट पेंटिंग का बचा हुआ टुकड़ा उठाती है और तय करती है कि इस बार लड़ाई उसके तरीके से होगी। और इन सब के बाद हमारे सामने एक आखिरी हॉन्टिंग सवाल छूट जाता है। क्या राख से किया गया ये वार सच में पैसों की बेरहम ताकत को हरा पाएगा? क्या किसी इंसान का ट्रॉमा और नैरेटिव वॉरफेयर असल में पूरे कॉर्पोरेट ग्रीड को शिकस्त दे सकती है? ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जब कोई इंसान अपनी आत्मा की कहानी को ही हथियार बना ले तो क्या कोई वल्चर कैपिटलिस्ट उसका दाम तय कर सकता है? आज के इस विश्लेषण में मेरे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। इस सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा।